नमस्कार, स्वागत है आपका द बुक टॉक्स में। और आज हम बात करने वाले हैं CUET PG 2024 के सिलेबस और तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में। तो मेरा नाम है कन्हैया एंड आई डिड माय बैचलर्स डिग्री इन इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड currently I'm pursuing my master's degree in comparative literature from University of Hyderabad, and that is also known as HCU. I also qualified UGC NET of December 2023. That's all about me and my qualifications. And अब बात कर लेते हैं CUET PG 2024 के इस क्रैश कोर्स के बारे में। तो एक बात ध्यान रखें कि ये क्रैश कोर्स एकदम एब्सोल्युटली फ्री होने वाला है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपसे कुछ चार्ज किया जाएगा, बस इसी चैनल पे सारे वीडियोस अपलोड करे जाएंगे और आप बस टाइम से वीडियोस को देखें, अपनी तैयारी करें। और अगर आपको कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं ताकि हम उसका जल्दी से जल्दी निवारण कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं पहले सिलेबस की ओर। तो सिलेबस जानने से पहले पेपर पैटर्न को समझना बेहद ज़रूरी है। तो द क्वेश्चन पेपर विल बी ऑफ 75 क्वेश्चन, ठीक है। द क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 75 क्वेश्चंस। ऑल क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। तो 75 क्वेश्चंस होने वाले हैं और किसके ऊपर आएंगे? ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज के ऊपर। नाउ ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। तो ये तो मानना ना मानना आपके ऊपर है। अगर आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है तो स्मार्टली खेलें, और अगर लगे ना कि यार यहाँ मेरे को अननेसेसरीली मार्क्स नहीं खोने हैं तो आप क्वेश्चंस अवॉइड कर सकते हैं। द क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश। तो अब यार इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश में तो होना ही है, ये तो कोई नई बात है नहीं। और नाउ लेट्स लुक एट द सिलेबस। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश एंड इंडियन लिटरेचर्स। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश मतलब इंग्लिश लिटरेचर तो है ही, साथ ही हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश इन इंडिया भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो उसका भी ध्यान रखिए, जैसे कि वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच पता है आपको? तो ये आया था 1854 में और किसके रिगार्डिंग था? इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। लेकिन इसमें पर्टिकुलरली आपको ऐसा मेंशन नहीं करा था कहीं पे कि ये सिर्फ इंग्लिश की स्टडी के लिए ही है या ऐसा कुछ, है ना। इसमें सिर्फ एजुकेशन इन इंडिया के बारे में था। नाउ लेटर ऑन हमको आता है, और अगर उससे पहले हम इसी के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात कर लेते हैं। इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। और अगर इसी तरह हम एक और स्कॉलर की बात करें तो वो था मैकॉले। तो मैकॉलेज मिनट्स के बारे में तो आपको पता ही होगा, मैकॉलेज मिनट्स। तो इसको भी एक बार ध्यान से देख लेना। और नहीं तो हम तो इस कोर्स में करने वाले हैं ही, लेकिन अगर है ना कि किसी को अलग से करना हो तैयारी कि यार नहीं हम डेली वीडियोस नहीं देख सकते, तो उस तरीके से भी आप मेन टॉपिक्स को ध्यान में रखें। और एक एक टॉपिक के बारे में आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूं यहाँ पे। अब हो गया इंडियन लिटरेचर्स। इंडियन लिटरेचर नहीं, इंडियन लिटरेचर्स। वाई दिस एडिशनल एस? बिकॉज इंडिया में हमारे पास कोई एक लिटरेचर नहीं है। हिंदी लिटरेचर अलग है, फिर इंग्लिश लिटरेचर तो है ही, बंगला लिटरेचर है, तेलुगु लिटरेचर है, मलयालम लिटरेचर है। तो इसी तरह अलग अलग लिटरेचर्स अपने पास हैं। तो इंडियन लिटरेचर्स, ठीक है। और अब अगर हम बात करें मेजर ऑथर्स के बारे में, तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश के बारे में बात करें पहले। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश में मेजर ऑथर्स कौन कौन है आपके, ठीक है। तो एक मिनट मैं इरेज कर देता हूँ इसको ताकि लिखने में आसानी रहे, ठीक है।
अरे बहुत टाइम है, अभी कहीं भागे नहीं जा रहे, 1 महीना पड़ा है अपने पास, और 1 महीने में आपकी तैयारी बखूबी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको अपने पर्सनल नोट से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर हम पहले पहले मेजर ऑथर्स की बात करते हैं, तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश में बात करें पहले, तो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर अगर पहला पीरियड है तो क्या है, एंग्लो सेक्शन पीरियड। एंग्लो सेक्शन पीरियड के अंदर मेजर ऑथर्स तो ऐसे कुछ है नहीं, ठीक है, 2-3 ही है बस। कौन कौन है? ऑथर्स की बात करें तो कैडमन और साइनवुल्फ, ठीक है, और इसके अंदर एक मेजर जो टेक्स्ट की भी बात कर रही है, ठीक है, एक मेजर टेक्स्ट है अपने पास, वो है बियोवुल्फ। एंग्लो सेक्शन पीरियड में हमारे पास एक मेजर टेक्स्ट है और उसका नाम है बियोवुल्फ, और इसके बारे में पूछा भी जाता है कि ये पहला इंग्लिश लिटरेचर का एक टेक्स्ट या कोई भी है ना जो हमको नॉन है अभी तक, है ना। तो इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री भी ऐसे ही मानी जाती है कि बियोवुल्फ से लेके वर्जीनिया वुल्फ तक, बस यहां तक जान लिया तो आपने इंग्लिश लिटरेचर समझ लिया, ठीक है। तो बियोवुल्फ के बारे में याद रखें, ये पहला एपिक था, एपिक पोएम, ठीक है, पोएम। तो इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं ना कि पहला एपिक कौन सा है इंग्लिश में, और वो प्रोज था कि पोइट्री था। तो सबसे पहले अगर कोई नॉन लिटरेचर है अपने पास इंग्लिश का तो वो था पोइट्री, पोएम, और कौन सा था, एपिक पोएम। कौन सा टेक्स्ट, बियोवुल्फ, याद रहेगा। वैसे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अब सिलेबस के सिलसिले में जान ही लेते हैं एक बार, अच्छा रहेगा, आपका भी मन लगा रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब जान लेते हैं एंग्लो सेक्शन के बाद एंग्लो नॉर्मन। एंग्लो नॉर्मन, तो इसके अंदर भी ऐसा कोई स्पेसिफिक राइटर्स अपने पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जो भी होगा वो हम बाद में देख लेंगे। इसके बाद आता है अपना एज ऑफ चौसर। एज ऑफ चौसर, एज ऑफ चौसर के अंदर जोफ्रे चौसर खुद एक सबसे बड़े राइटर हैं, जिनका पॉपुलर टेक्स्ट कौन सा है, कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स, और इन्हीं के एक कंटेम्प्रेरी है जॉन गोवर। जॉन गोवर, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब अगर हम आगे बढ़े तो प्यूरिटन एज आ जाता है, ठीक है। प्यूरिटन एज के अंदर कौन है, प्यूरिटन एज के अंदर अगर देखें तो सबसे पहले तो मिल्टन, जॉन मिल्टन। अब एक चीज आप नोटिस करेंगे, प्यूरिटन एज में सबसे जो पॉपुलर राइटर्स है ना, सबसे ज्यादा है जॉन, सबसे ज्यादा जॉन जिनके नाम में आता है, जॉन मिल्टन, फिर जॉन ड्राइडन, ठीक है। ऐसे ही है अपना एक जॉन डन, जो कि मेटाफिजिकल पोइट्री में आते हैं। साथ ही अगर हम और देखें आगे तो ऐसे बहुत सारे राइटर्स होंगे जिनके नाम में जॉन आता है। अब इसी पीरियड के अंदर, क्योंकि ये प्यूरिटन एज था, प्यूरिटन एज के अंदर क्या हुआ था, जो किंग चार्ल्स वन थे ना, उनका असैसिनेशन हुआ, और उसी के अंदर अपने को 2 तरह की पोइट्री मिलती है कि जो चार्ल्स के फेवर में थे कुछ लोग, ठीक है, और या फिर उसके अगेंस्ट थे। तो उनके उनमें कौन आता है, कैवेलियर पोइट्स एंड राउंड हेड्स। तो इनके बारे में भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये लिटरेरी मूवमेंट्स अलग अलग तरीके के पूछे जा सकते हैं। अब अगर हम बात करें मेटाफिजिकल पोइट्री, तो उसके अंदर कौन आता है, जॉन डन, जॉन डन, और दूसरा कौन है, हर्बर्ट काउली, फ्रेशो। और अगर हम प्रोज की बात करें इसी में, ठीक है, तो प्रोज राइटर्स में कौन कौन थे, थॉमस ब्राउन और आइजैक वॉल्टन। और इसी पीरियड में 2 फेमस डायरी राइटर थे अपने पास प्यूरिटन एज में, डायरी। तो
कौन कौन सी डायरी फेमस है? एक तो थी पेपीज डायरी, ठीक है, और दूसरा कौन है? इवेलिन। तो इसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। अब आगे बात करते हैं किसके बारे में? एक मिनट में इरेज कर देता हूं ताकि आगे लिखने में आसानी रहे। जस्ट हैव पेशेंस, ठीक है। और इतना तो यकीन रखना खुद पे कि आप अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्राप्त कर लोगे, भले आपको जेएनयू जाना हो, डीयू जाना हो, पीएचयू जाना हो या फिर एचसीयू आना हो, क्योंकि मैं तो यहीं पे पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो अब इससे आगे हम बात करेंगे 18th सेंचुरी के बारे में। तो 18th सेंचुरी में कौन कौन से राइटर्स हैं या फिर टेक्स्ट हैं जिनके बारे में हमको जानना चाहिए। तो मैं जिन जिन राइटर्स के बारे में बात कर रहा हूँ ना, तो उनके लिए अलग से टेक्स्ट की बात नहीं करनी, उनके सारे टेक्स्ट या फिर जितने उनको अवार्ड्स प्राइजेस जो भी मिले हैं सब के बारे में हमको पढ़ना ही पढ़ना है, जानना ही जानना है। ऐसा नहीं कि कोई ऑप्शन है अपने पास, ठीक है। अब बात करते हैं 18th सेंचुरी। तो 18th सेंचुरी के अंदर क्या था? सबसे पॉपुलर राइटर बताओ कोई नाम? अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप, जिनका पॉपुलर अगर आपको ऐसे पता होगा, क्योंकि एक पोइम थी बट उसको ऐसे बोला जाता है क्योंकि टाइटल था, ठीक है, एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, जो कब आया था? 1711 में। और एक चीज और याद रहे, ये एक पोएम थी, तो इस पे भी क्वेश्चन बनता है कि ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म पोएम था या प्रोज था, ऐसे था, इस टाइप से ना। तो ये एक पोएम थी। इनका दूसरा जो पॉपुलर वर्क है वो है द रेप ऑफ लॉक, जिसके अंदर एक फेमस कैरेक्टर है बेलिंडा, याद रहेगा, जिसको सन से कंपेयर करा जाता है। तो जितनी जितनी चीजें मैं बताता जा रहा हूं आप नोट करते रहें। और वैसे तो मैं पढ़ाऊंगा इनको, लेकिन अगर है ना कि यार कोई बंदा जिसको अलग से तैयारी करना हो अपना, तो वो करें। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कुछ बुक्स के बारे में और एक स्ट्रेटेजी कि हमको कैसे तैयारी करनी है, कौन कौन से टाइप से क्वेश्चन करने हैं, ताकि हमारा सिलेक्शन कंफर्म रहे कि यार मेरा तो होगा ही होगा, ठीक है। और अगला जो राइटर है मेरे पास वो है जोनाथन स्विफ्ट। जोनाथन स्विफ्ट 18th सेंचुरी का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर राइटर्स या फिर नॉवेलिस्ट। और इनकी एक फेमस नॉवेल है जिसको आपने पढ़ा तो होगा या फिर सुना जरूर होगा, वो है द गलीवर्स ट्रैवल्स। जानते हो ना कि गलीवर जो है वो अलग अलग वॉयज पे जाता है ना। तो उसके बारे में बात करेंगे। और अब बचते हैं अपने एसेइस्ट। इसी पीरियड में हमारे पास थे एसेइस्ट, जो क्या करते थे? ऐसे लिखते थे। तो उनमें से कौन कौन है जो सबसे पॉपुलर है? एक तो हो गया एडिशन, ठीक है। एडिशन के बाद कौन हो गया? और स्टील, ठीक है, रिचर्ड स्टील अगर आप जानते हो तो। और इनकी जो पॉपुलर मैगजीन्स थी, जैसे कि सबसे फेमस है स्पेक्टेटर, स्पेक्टेटर, ठीक है। और अब एक बहुत बड़ा फिगर, यानी कि सबसे जो है ना नामी, या इस पीरियड का जो सबसे बड़ा अगर किसी को माना जाता है फिगर, तो वो है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। और ये किस लिए फेमस थे? अपने एक तो डिक्शनरी के है ना, कि इनकी एक डिक्शनरी थी और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है। तो और दूसरा है इनका एक वर्क द लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोइट्स, जिसके बारे में ये पहली बार मेटाफिजिकल पोइट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और
इसके अलावा इनकी एक बायोग्राफी लिखी थी किसी ने, कौन था? बॉसवेल, ठीक है, जिन्होंने लाइफ ऑफ जॉनसन नाम से इनकी बायोग्राफी लिखी थी। कौन से ईयर में? 1791 के अंदर। और अब बचा कुछ अगर कोई बच गया तो वो है जैसे एडमंड बुर्के हो गया, या फिर थॉमस ग्रे, ओलिवर गोल्डस्मिथ, रॉबर्ट बर्न्स, जिनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। और हाँ, एक पीरियड हमने स्किप कर दिया शायद बीच में, है ना? वो कौन सा था? ऐसे बहुत फेमस और पॉपुलर है तो मैंने सोचा कि आपको पता ही होगा, ठीक है। और नहीं तो जैसे हम पढ़ने वाले तो हैं ही, लेकिन फिर भी अब एक बार है ना, डिस्कशन तो बनता है। तो कौन था? अबे वही पीरियड जिसमें विलियम शेक्सपियर था। कौन सा? बताओ। हाँ, एलिजाबेथन एज या फिर एलिजाबेथन पीरियड या फिर रेनेसा पीरियड भी बोला जाता है इसको, ठीक है। इसके अंदर कौन था सबसे पॉपुलर? क्रिस्टोफर मार्लो, विलियम शेक्सपियर, और कौन था? बताओ। बेन जॉनसन, ठीक है। तो इन लोगों के बारे में हमको जानना है। फिर 19th सेंचुरी आ गया, उसके अंदर हमको बात करनी पड़ेगी वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, पीबी शेली, जॉन कीट्स, वाल्टर स्कॉट जो कि हिस्टोरिकल नॉवेल्स लिखते थे, फिर जेन ऑस्टेन, प्राइड एंड प्रीजुडिस। मूवी तो देखी होगी अगर नॉवल ना पढ़ा होगा आपने तो, है ना? जेन ऑस्टेन का प्राइड एंड प्रीजुडिस, क्या जिसका पहले टाइटल क्या था? फर्स्ट इंप्रेशंस, फिर बाद में चेंज होके हुआ प्राइड एंड प्रीजुडिस। जेन ऑस्टेन जानते हैं ना आप? जेन ऑस्टेन, ठीक है। फिर थॉमस डी क्विंसी आ जाता है इसी में। फिर प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज, कौन? चार्ल्स लेम, जिनको बोला जाता है प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जैसे विक्टोरियन एज आ जाती है। विक्टोरियन एज के अंदर कौन था पॉपुलर, सबसे पॉपुलर या फिर सबसे फेमस राइटर जिनके बारे में हमको एग्जाम पर्सपेक्टिव से या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर जरूर जानना चाहिए? तो उनमें है सबसे अगर बड़ा जो फिगर है कोई, एल्फ्रेड टेनिसन, एल्फ्रेड टेनिसन। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउनिंग, जिनको ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में लिखते थे, ठीक है। ड्रामेटिक मोनोलॉग्स लिखते थे और उनके बारे में जाना जाता है इनको कि ये सबसे पॉपुलर लिखते थे उसके अंदर। इनके जो ड्रामेटिक मोनोलॉग्स थे वो सबसे फेमस हैं। और इसी के अंदर हम बात करें, ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने एक फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखा था और वो था माई लास्ट टचेस, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए या फिर आपने पढ़ा होगा या आपको पता होगा या फिर सुना तो होगा कि ये ऐसा कोई वर्क एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ तक कि इसके अंदर जो फेमस पोइट मतलब पेंटर की जो बात करी जाती है ना, तो उसके बारे में भी क्वेश्चंस बनते हैं। फिर जो ड्यूक था वो कौन था, उसके बारे में क्वेश्चन बनते हैं। तो इस पे भी आपको थोड़ा सा फोकस रखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। फिर लिटरेरी मूवमेंट्स की बात करें तो 19th सेंचुरी में या फिर अगर विक्टोरियन एज की बात कर लें, ठीक है। विक्टोरियन एज के अंदर कौन था? विक्टोरियन एज के अंदर कौन सा मूवमेंट था? प्री राफेलाइट पोइट्री, प्री राफेलाइट पोइट्री, जिसके बारे में आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इंडियन लिटरेचर की। तो इंडियन लिटरेचर में देखो सबसे जो पॉपुलर हैं, अमिताव घोष और अनीता देसाई,
शशि देश पांडे, फिर कौन, कमला मार्कंडेय, और कौन, सलमान रश्दी। वैसे तो डायस्पोरिक है, लेकिन इनके बारे में भी इंडियन लिटरेचर के अंडर में ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, फिर एक बहुत पॉपुलर और जिनके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो है वीएस नैपोल। वीएस नैपोल, इनकी अगर फेमस बुक की बात करें तो नॉवल है एक बैंड इन द रिवर। ठीक है, तो इनके बारे में जरूर जान लेना। और सलमान रश्दी की सबसे फेमस अगर नॉवल की बात करें, जिसको बुकर ऑफ बुकर प्राइज भी मिला था, कौन सी, मिडनाइट्स चिल्ड्रन, जिसके अंदर कैरेक्टर कौन है फेमस, सलीम सिनाई। और ये वर्क है मैजिक रियलिज्म का, मैजिक रियलिज्म। तो इसके ऊपर डिटेल में पढ़ना जरूरी है। ठीक है, फिर अरुंधति रॉय के बारे में पूछ लेंगे ये लोग। और फिर जो पोइट्स हो गया, तोरू दत्त, माइकल मधुसूदन दत्त, और ऐसे ही जो फेमस पोइट्स जो रहे हैं, फिर रविंद्रनाथ टैगोर, गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर का वो वर्क है जिसने उनको नोबेल प्राइज दिलाया। ठीक है, और तो अलग अलग जो टेक्स्ट होंगे उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। लिटरेरी मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि उस टाइम पे कौन कौन से लिटरेरी मूवमेंट रहे हैं। और जो नेशनलिज्म वाला जो लिटरेचर है ना, उसके बारे में ज़रूर बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश टाइम में वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर था और उसी ने क्रांति करी है, रिवोल्यूशन करा इंडिया में। ठीक है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। फिर जो ड्रामेटिस्ट हो गए, कौन, जैसे विजय तेंदुलकर। विजय तेंदुलकर के बारे में जरूर पढ़ना। अगर इनमें से किसी को ना पढ़ो ना, तो विजय तेंदुलकर, महेश दत्तानी, ये भी एक प्ले राइटर थे, और एक के रामानुजन, इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। सबसे ज्यादा अगर किसी के ऊपर बनते हैं तो एक के रामानुजन। और इनकी जो इनिशियल लैंग्वेज थी, जिसके अंदर ये लिखते थे फिर ट्रांसलेट करते थे, तो वो थी कन्नड़ा। फिर कन्नड़ा से ये इंग्लिश में लिखते थे। ठीक है, तो ये याद रहेगा। फिर एक निस्सीम इजेकियल, निस्सीम इजेकियल, जिसकी सबसे फेमस पोइम है स्कॉर्पियन। और भी अलग वर्क्स हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए, जैसे फिलोसफी करके एक वर्क है इनका। और अब जान लेते हैं इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, जिसके बारे में हमने बात कर ही ली है। फिर इंक्लूडिंग इंग्लिश ट्रांसलेशंस, जैसे गोदान है, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ है, तो किसने करा। जैसे 2 इंग्लिश ट्रांसलेशन है, तो किसने करा है, उसके बारे में पूछ लेंगे आपको। और बहुत सारे इंडियन वर्क्स है जिनका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ है। और अभी तो इस टाइम पे तो सबसे पॉपुलर एक वर्क है हिंदी का, कौन सा, रेत समाधि, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करा है डेजी रॉकवेल ने, डेजी रॉकवेल ने। ठीक है, अभी मैं इस पे एक पेपर लिख रहा था, तो डेजी रॉकवेल से मेरी बात भी हुई है इस सिलसिले में, तो अच्छा लगा उनको जान के। और रेत समाधि का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है, टूम ऑफ सेंट, इस नाम से, जिसको 2022 में बुकर प्राइज मिला था। ठीक है, और किसने लिखा था रेत समाधि, गीतांजलि श्री, गीतांजलि श्री ने लिखा था। अब हिस्ट्री की बात करेंगे तो अपने इंडिया की हिस्ट्री हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया, या फिर जो इंग्लिश पहले इंडिया में आई उसकी हिस्ट्री, फिर इंडिया की हिस्ट्री। ठीक है, कौन कौन से किंग थे, क्या था, उस टाइप का। फिर इसी के अंदर हमारे कुछ मूवमेंट्स होंगे,
ठीक है, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, है ना, राजा, एक मिनट, राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने, मतलब ये इंग्लिश एजुकेशन है ना इंडिया में उसके फेवर में थे, और यही थे जिन्होंने सती का विरोध करा था। ठीक है, पता है ना सती क्या था, जिसमें औरतों को अपने हस्बैंड की डेथ के बाद उनकी जो डेथ फायर होती थी, जो उनकी चिता होती थी, उन पे जला दिया जाता था जबरदस्ती। अब हो गया, ठीक है, दो पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिए, ये तीसरा पोर्शन है लिटरेरी टर्म्स। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है? एलेगोरी। एलेगोरी क्या होता है पता है ना, कि जैसे हम सिंबॉलिक तरीके से हम बात करते हैं किसी की, जैसे एक फेमस वर्क है एडमंड स्पेंसर का फेरी क्वीन, जिसके अंदर ये सिंबॉलिक तरीके से बात करते हैं, क्योंकि एलेगोरीज में क्या होता है ना, कि जैसे आप किसी राजा की बात कर रहे हो या किसी की बात कर रहे हो और आपको जैसे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना है, लेकिन आप उनका नाम तो नहीं ले सकते, नहीं तो आप, जायज़ बात है ना कि आपको कुछ भी हानि हो सकती है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, एलेगोरी यानी सिंबॉलिक तरीके से लिखते हो। जैसे कि एक वर्क था, आपको पता हो तो, एनिमल फार्म, जॉर्ज ऑरवेल का, है ना, एनिमल फार्म, जो कि किसके ऊपर लिखा गया था, रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में लिखा था। लेकिन इसमें क्या होता है कि एनिमल्स को, है ना, मतलब कि कैरेक्टर्स के रूप में लिया जाता है और फिर उनके द्वारा ऐसे दर्शाया जाता है कि किस तरीके से रशियन रिवॉल्यूशन फेल हुआ था, तो उसको बोलते हैं एलेगरी। अब बैलेड, ये बहुत पुरानी फॉर्म है, यानी ओल्ड इंग्लिश के टाइम से भी, है ना, इसको माना जाए तो उस टाइम पे भी एग्जिस्ट करता था। तो ये क्या था ना, कि कोई भी ऐसा है ना कि आप कुछ भी सॉन्ग गा रहे हो किसी भी इवेंट के ऊपर, वो भले हैप्पी मोमेंट हो, सैड हो, कुछ भी हो, तो उसके बारे में जब सॉन्ग होता है, हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ताकि आपको ये तो रहे कि यार हम जानते हैं, हमको ऐसा कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है, कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, इसमें सारी चीज़ें बहुत ईजी हैं, और हम एक महीने तो क्या, हम 20 दिन में कर सकते हैं ये चीज़। ठीक है, और फिर अगले 10 दिन आप क्वेश्चन लगा देना। ठीक है, और वैसे क्वेश्चंस भी मैं करवा दूंगा आपको। अब दूसरा ये है ना, ये तीसरा एक टॉपिक है ब्लैंक वर्स। क्या होता है? मीटर होता है, ठीक है, एक आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है ये एक टाइप का वर्स है जो कौन से मीटर में लिखा जाता है? आयम्बिक पेंटामीटर। अब आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है वो तो आपको पता ही होगा। ठीक है, लेकिन अब ब्लैंक वर्स क्यों? आयम्बिक पेंटामीटर में तो बहुत सारी चीजें लिखी जाती है, लेकिन ब्लैंक वर्स इसलिए बोला जाता है कि इसके अंदर राइम नहीं होती, है ना। राइम मतलब जैसे हो गया ना कि कोई राइम स्कीम है, ए बी ए, ए और ये ए फिर से राइम हो रहा है ना, तो इसके अंदर क्या होगा ना, कोई राइम स्कीम होगी तो ए बी सी डी इस टाइप से, यानी कि कोई राइम नहीं रहती। फेमस वर्क अगर है ना इसमें कोई लिखा गया है, तो जैसे मैकबेथ हो गया विलियम शेक्सपियर का, तो वो भी ब्लैंक वर्स में लिखा गया था। अब हो गया कॉमेडी, यानी कि आप कॉमेडी मूवी देख रहे हो या स्टैंड अप कॉमेडी वाला, वो नहीं है ये। ठीक है, ध्यान रखना। कॉमेडी का मतलब क्या होता है? देखो, दो तरह के प्लेज होते हैं ड्रामा में, जब बात करेंगे ना तो दो तरह के प्ले होते हैं। एक तो होता है कॉमेडी, दूसरा होता है ट्रेजेडी, और एक तीसरा विलियम शेक्सपियर ने इन्वेंट करा था, वो था ट्रेजिक कॉमेडी। ट्रेजिक कॉमेडी, तो ट्रेजिक कॉमेडी क्या होती है कि इसमें ट्रेजेडी भी है और कॉमेडी भी है। यानी कि ट्रेजेडी तो मतलब कोई जो बड़ा जो हीरो है उसका फॉल होता है, और बाद में कॉमेडी कैसे बन जाता है कि वो हैप्पी एंडिंग हो जाती है उसकी, है ना। फेमस एग्जांपल, मर्चेंट ऑफ वेनिस, पता है ना। और अब अगर हम बात करें अगले टॉपिक की, या फिर अच्छा कॉमेडी में ही बात करें ना, तो कॉमेडी में मतलब हैप्पी एंडिंग हो रही है ना, हैप्पी एंडिंग, तो कॉमेडी है। सीधी बात है, अगर ड्रामा में, प्ले में, मूवीज में भी होती है। ठीक है, तो इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, बस मैं अभी आपको एक ओवरव्यू ही दे रहा हूँ, तो ज़्यादा इसको दिल से ना लें कि यार ये आप डिटेल में नहीं बता रहे। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, कुछ याद आया? टीएस
इलियट। कौन से ऐसे में बात करते हैं बताओ? ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। इस वर्क में बात करते हैं टीएस इलियट डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी के बारे में। कुछ याद आ रहा है ना? चीजें ऐसे लग रहा होगा कि अरे हमने पढ़ा था, अपने बैचलर्स की याद आ गई होगी क्या ना, डिग्री के टाइम हम क्लास में क्या कर रहे थे, उस टाइम पे कौन टीचर पढ़ा रहा था, है ना? कुछ नॉस्टैल्जिक फील हुआ? नॉस्टैल्जिया होना भी चाहिए, है ना, ताकि हम पीछे मुड़ के देखते रहें कि हमारी लाइफ यार कैसे निकली, हमने कितने मजे करे। ठीक है, और अब बात करते हैं इसकी ड्रामेटिक मोनोलॉग। अभी तो बताया था ना मैंने आपको, जब हम बात कर रहे थे रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में, कि वो ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखते थे। मोनोलॉग क्या हो गया? जैसे एक होता है डायलॉग, है ना, किसी मूवी का एक डायलॉग होता है ना। डायलॉग मतलब दो जने बात कर रहे हैं, दो जने आपस में बात कर रहे हैं। मोनोलॉग मतलब कोई एक ही आदमी बात कर, एक ही वॉइस होगी, इसमें मल्टीपल वॉइसेस नहीं होगी। एक ही बंदा होगा जो बता रहा होगा कि ऐसा हुआ मेरे साथ, ऐसा हुआ, फिर उसने ऐसा कर दिया, या फिर मैंने ऐसा कर दिया। जैसे कि जिसका एग्जाम्पल हमने क्या बताया था, बताओ जल्दी, क्या? माई लास्ट टचेस, जिसके अंदर जो ड्यूक होता है ना, वो बात करता है उसकी डचेस के बारे में। और ये ड्यूक अपनी एक ही वॉइस अपने पास, ऐसे नहीं कि कोई डचेस फिर बात कर रही है, वो बात करेगी तो भी हमें कौन बता रहा है? ड्यूक बता रहा है। तो ये इसी का नरेशन है। ये ऐसा नहीं कि हमको पता लग रहा है कि वो अलग से कोई बात हो रही है, बस इसी का पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। तो एक बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू होता है इसमें, एक ही बंदा बात करता है तो मोनोलॉग। और अगर दो करेंगे या तीन करेंगे, उससे ज़्यादा होंगे तो डायलॉग। अब ट्राइलॉग वगैरह ये तो नहीं पता कि ट्राइलॉग भी होता होगा, है ना, कि फिर क्वार्टरलॉग होता है क्या, है ना। सिंपल याद रखो, मोनोलॉग और डायलॉग। अब होता है एलिजी। एलिजी पता है सबसे जो ओल्डेस्ट फॉर्म मानी जाती है पोइट्री की, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म्स, जो कि ओल्ड इंग्लिश में भी थी, मॉडर्न में भी है। और एलिजी होती है कि है ना, किसी की डेथ के ऊपर, किसी की डेथ पर अगर लिखी गई हो तो फेमस अगर एक एलिजी की बात करें तो एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, किसने लिखी थी? थॉमस ग्रे ने। ठीक है, अब एनलाइटनमेंट, 18th सेंचुरी एनलाइटनमेंट मूवमेंट, पता है कुछ इसके अंदर क्या बात करते हैं हम? रीजन, रेशनल फैकल्टीज, याद आया कुछ? अब इपिक शुरू यहीं से करा हमने तो बियोवुल्फ। एपिक मतलब क्या? जिसके अंदर ग्रांड नैरेटिव हो, ग्रैंड नैरेटिव, और एक हीरोइक बातें होंगी, है ना, बिल्कुल एक लैंडस्केप होगा जो बिल्कुल एकदम जैसे हो ना कि होमर की बात करें तो जिस तरीके से एपिक्स लिखते थे वो, उसके अंदर क्या बातें होती थी? एक बहुत ग्रांड, है ना, फिर लैंडस्केप होता था, और ग्रेंज्योर, है ना, बहुत भव्यता की बातें होती थी। अब आगे आप सबके फेवरेट कौन थे? रोमांटिक पीरियड के अंदर एक बहुत पॉपुलर और सबसे ज्यादा जो बड़े स्कॉलर माना जाता है जिनको, कौन? एसटी कॉलरेज, उन्हीं का है ये फैंसी एंड इमेजिनेशन। और कौन से वर्क में था? बायोग्राफिया लिटरेरिया। ठीक है, बायोग्राफिया लिटरेरिया के अंदर एसटी कॉलरेज बात करते हैं फैंसी एंड इमेजिनेशन। फिर इमेजिनेशन के भी दो पार्ट में बात, है ना, उसको डिवाइड करते हैं ये। एक तो होता है प्राइमरी इमेजिनेशन, जो कि हम सबका होता है,
यानी कि मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मैं समोसा खा रहा हूँ, ठीक है अभी, तो वो हो गया प्राइमरी इमेजिनेशन। फिर होता है सेकेंडरी इमेजिनेशन। सेकेंडरी इमेजिनेशन में क्या होता है, ये सिर्फ आर्टिस्ट लोग जो होते हैं, जो है ना बहुत बड़े आर्टिस्ट हो गए, उनके उनके है ना, जैसे कोई पोइट है, उनका जो इमेजिनेशन है वो होता है सेकेंडरी इमेजिनेशन, जो कि आम लोगों के इमेजिनेशन से काफ़ी अच्छा माना जाता है। और फिर होता है फैंसी। फैंसी मतलब है ना कि इसके अंदर आपको कोई टाइम स्पेस ऐसा कोई आइडिया नहीं रहेगा, उसको बोलते हैं फैंसी। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और इसका रिलेशन कहाँ से है, सैमुअल टायलर कोलरिज के बायोग्राफिया लिटरेरिया से, ठीक है। फिर होता है इमिटेशन। बताओ कौन याद आता है जब इमिटेशन सुनते हो तो? कौन? प्लेटो। प्लेटो ने बात करी थी इमिटेशन। पोइट्स के बारे में जब वो बात करते हैं तो बोलते हैं कि वो पोइट्स तो सिर्फ इमिटेशन करते हैं, इनका कुछ ओरिजिनल तो होता है नहीं। तो फिर इन्हीं को रिप्लाई देते हैं इनके एक स्टूडेंट एरिस्टोटल, और वो बोलते हैं कि इमिटेशन तो है, लेकिन किसका है? इमिटेशन ऑफ ह्यूमन एक्शन। अब इमिटेट करना होता है ना, इमिटेशन मतलब इमिटेट करना, इमिटेट मतलब कॉपी कर रहे हो, जैसे बंदर आपको कॉपी करता है, नकलची बंदर है ना, उस तरीके से। तो ये भी नकल करते हैं ना जो पोइट्स होते हैं, वो जो रियल चीज़ें होती है नेचर में। कोई आर्टिस्ट अगर पेंटिंग बना रहा है किसी लैंडस्केप की, तो वो रियल में एग्जिस्ट करता है, उसी की बना रहा है ना, वही। तो ये हो गया आपका इमिटेशन। अब हो गया इंटेंशनल पॉलिसी, फिर हो गया मोटिव। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। इनका बताऊं क्या कुछ आपको, या फिर हम बाद में पढ़ लेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं और टाइम मेरे को लग रहा है बहुत कम है हमारे पास। तो जल्दी जल्दी रैपअप करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। मोटिव तो पता ही होगा ना, किसी बुक में जैसे होता है ना कि कोई एक पर्टिकुलर फ्रेज को बार बार हम रिपीट कर रहे हैं ना, जैसे बुक का हो गया, किसी बुक में अगर बुक नाम से कोई मोटिव है जिसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है, ऐसे नहीं कि सिर्फ बुक, उसके पर्टिकुलर एक आइडिया है, वो एक विचार है, वो सिर्फ एक वर्ड नहीं है, ठीक है। तो ऐसे हम बात करेंगे उस पर। फिर ओनोमेटोपोइया, ये तो यार फिगर ऑफ स्पीच पता ही होगा ना, पैराडॉक्स, तो इनके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत लग नहीं रही है मेरे को। प्लॉट, एरिस्टोटल, ठीक है, एरिस्टोटल बात करते हैं प्लॉट की कि ये सबसे इंपॉर्टेंट, जो अगर किसी चीज़ का एलिमेंट है ना ड्रामा का, तो वो है प्लॉट। फिगर्स, अब फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में आए तो पता ही है ना वो तो, या बताना पड़ेगा अब इस एज में भी, ठीक है। सटायर, अब यार डेली न्यूज़पेपर में आता है ना कि सटायर, ये वो ये मूवी इस पे सटायर है, ये है वो, तो ये तो आपको आइडिया होगा ही। सोलिलकी, हाँ ये जानना थोड़ा अहम है। सोलिलकी मतलब जो, जैसे हमने बोला ना मोनोलॉग, तो जब ये मोनोलॉग ड्रामा में जब होता है ना, जब एक कैरेक्टर अपने अंदर सोच रहा है मन में ही, बाहर भी नहीं बोल रहा, मन में सोच रहा है, लेकिन अब वो थिएटर है, ऑडियंस तो अब है ना अंतर्यामी तो है नहीं, टेलीपैथी तो नहीं है उनके पास, तो कैरेक्टर बोलता तो है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये कैरेक्टर का अपना थॉट है। जैसे कि मैकबेथ के अंदर, मैकबेथ जब, इसकी एक सोलिलोकी है मैकबेथ की, है ना, कि लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। तो वो जब बोलता है ना ये पर्टिकुलर जब मोनोलॉग, तो वो कहलाती है सोलिलकी। सोनेट बाई 14 लाइन्स। शेक्सपियर का तो वही है ना कि अगर शेक्सपियर को ड्रामेटिस्ट ना माने और पोइट माने, तो उसके सोनेट्स कितने थे? 154 सोनेट्स। इसमें एक तो कोई डार्क लेडी के बारे में था एक पोर्शन, तो दूसरे पोर्शन में था एक WH नाम से कोई एक बंदा था जिसके बारे में सोनेट्स लिखे हैं शेक्सपियर ने। तो ये 14 लाइन्स के होते हैं। ट्रेजेडी, अभी तो हमने बात ही करी जब कॉमेडी की बात कर रहे थे हम, इसके अंदर है ना एक बहुत एक ग्रेट फिगर होता है, ग्रेट एक आदमी, ठीक, कोई भी बहुत ग्रेट, ग्रेट हाइट जिसने अचीव कर ली, उसका फॉल होता है फिर वही। और इसके अंदर है ना ज़्यादातर ट्रेजेडीज में क्या होता है, डेथ, उस कैरेक्टर की डेथ हो जाती है, जो फॉल होता है ना उसकी। विट, विट तो हो गया जैसे पन हो गया है ना,
वैसे ही विट है कि आप बहुत विटी तरीके से किसी चीज़ का रिप्लाई कर रहे हो। इसी का अगर एक्सटेंडेड वर्जन है एक रिपार्टी, वो भी थोड़ा देख लें, क्योंकि विट पूछा है तो रिपार्टी भी पूछ सकता है। लिटरेरी जोनराज, अब कोई भी अगर बुक उठाते हो ना आप, तो पहली बात ये होती है ना, कोई बुक हो गई, मूवी हो गई, तो यार कौन सा जोनरा है ना, कि हॉरर मूवी है, क्राइम फिक्शन है, या फिर रोमांटिक है ना, हम बातें करते हैं ना इससे। तो क्या हो गया, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। अब फिक्शन में क्या हो गया, जितना भी फिक्शनल इमेजिनेशन का वाला जो है ना, जैसे नॉवेल्स हो गई, प्लेज हो गए। नॉन फिक्शन यानी कोई भी इवेंट के बारे में, हिस्ट्री के बारे में अगर कुछ लिखा गया है तो वो है नॉन फिक्शन, जिसमें ऐसा कोई फिक्शन नहीं है, ऐसे बनावटी चीज़ें नहीं है, जो रियल फैक्ट हैं वो बताया जाता है, भले ही वो रियल हो ना हो वो बाद की बात है, लेकिन ऐसा माना जाता है। लाइफ राइटिंग्स, अब किसी की लाइफ के बारे में, जैसे बायोग्राफीज हो गई, ये चीज़ें, ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं लोग, तो वो है लाइफ राइटिंग्स उसके अंडर में। फिर डायरी, अभी तो हमने बात करी है सर किसकी, पेपीज की डायरी, इवेलिन की डायरी। डायरी राइटिंग का भी एक अलग से जोनरा है। ड्रामा बताना पड़ेगा क्या, अब ये ड्रामा तो पता ही है ना आपको, इसमें ट्रेजिडी कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी होती है। ऐसे, अब ऐसे के बारे में ना जो पढ़ोगे तो इसकी हिस्ट्री ही नहीं, ऐसे नहीं कि सिर्फ एज ए जोनरा पढ़ना है, लेकिन इसका जो डेवलपमेंट है, बेकन है ना, फ्रांसिस बेकन, उससे पहले भी एक मोंटेग करके है ना, मोंटेग करके एक जो एसेइस्ट थे, जिन्होंने सबसे पहले ऐसे लिखना चालू करा था। फिर हो गया नोवेल। अब यार नोवेल का जो है ना, एक तो 4 पिलर्स ऑफ नोवेल, वो जरूर पढ़ लेना। 4 पिलर्स जैसे स्टर्न, फील्डिंग, ये है ना, इससे 4 लोग जो है ना, इन्होंने जो अपना योगदान दिया तो उसको कंसिडर करा जाता है उन लोगों को 4 पिलर्स ऑफ नोवेल। फिर नोवेल का डेवलपमेंट, अब डेनियल डेफो, रिचार्डसन, इन लोगों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जैसे सबसे पहली नोवेल क्या मानी जाती है, पामेला रिचार्डसन की, जो कि एपिस्टलरी नोवेल थी। तो नॉवेल्स में भी अलग अलग जब जॉनराज होंगे ना, पिकारेस्क हो गया, या फिर हिस्टोरिकल नॉवेल्स जैसे कि वॉल्टर स्कॉट की जब हम बात करते हैं, तो उसी तरीके से। अब हो गया प्रोज, तो प्रोज तो स्टार्ट से ही था, ओल्ड इंग्लिश पीरियड से ही प्रोज हमारे पास अवेलेबल था, बस यही कि बाद में हमने थोड़ा ज़्यादा प्रोज लिखना चालू करा। और प्रोज राइटिंग में ना, कोई भी प्रोज हो गया ना, कोई पैराग्राफ भी आप पढ़ रहे हो तो प्रोज में है ना वो। फिर शॉर्ट स्टोरी, और शॉर्ट स्टोरी में जैसे ओ हेनरी हो गया है ना, तो ऐसे लोगों को आपको जरूर जानना चाहिए। इपिक शायद हमने बात कर ली है इस पे, ठीक है। ट्रेवेलॉग, किसी है ना आदमी के ट्रेवल के अकाउंट्स, जैसे गलीवर्स ट्रैवल्स के अंदर जो गलीवर होता है वो अपने ट्रैवल के अकाउंट्स देता है उसमें, वो एक तरीके से क्या होता है, ट्रेवेलॉग। साइंस फिक्शन, साईफाई, भाई मूवीज देखते हो इस पे तो आप तो ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन हाँ साइंस फिक्शन में कौन आता है, जैसे सबसे पॉपुलर हमारे पास है H.G. वेल्स, है ना, टाइम मशीन, ठीक है। अब बात आती है कंपैरेटिव लिटरेचर एंड ट्रांसलेशन स्टडीज। तो मेरा मास्टर्स का कोर्स कौन सा है, कंपैरेटिव लिटरेचर एंड ट्रांसलेशन स्टडीज हम पढ़ते हैं, तो इसमें शायद मेरे से ज़्यादा कोई हेल्प कर पाएगा आपकी, लग रहा है कुछ, ठीक है। इसमें हम बात करते हैं जैसे ट्रांसलेशन की जो अलग अलग थ्योरीज हो गई है, या फिर कंपेरेटिव लिटरेचर में कि एज ए ब्रांच कंपेरेटिव लिटरेचर कब आया, कैसे आया, इंडिया में कैसे आया, वर्ल्ड में कैसे आया। फिर हम बात हिस्ट्री की बात करते हैं, तो गेटे नाम से एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं, स्कॉलर हुए हैं, जिन्होंने पहली बार बात करी है वर्ल्ड लिटरेचर के बारे में, और वही लेके आते हैं ये कॉन्सेप्ट कंपेरेटिव लिटरेचर का। तो हम बात करेंगे इस पे भी बहुत डिटेल में, सारी कॉन्सेप्ट, थ्योरीज और जो इम्पोर्टेंट मेजर टेक्स्ट हैं उनके बारे में, ठीक है। अब हो गया लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी। ये पोर्शन वैसे तो आप पीके नायर जो बुक है, पीके नायर, उससे पढ़ लेना, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही आपको, ठीक है। लेकिन एक बार आप खुद से पढ़ेंगे और फिर मैं बताऊंगा ना, तो ज़्यादा समझ आएगा आपको, क्योंकि इसके अंदर क्या हो गया, थ्योरीज हो गई, फिर स्ट्रक्चर पढ़ने पड़ेंगे चीज़ों की कि यार किस तरीके से होता है, क्यों होता है, फेमिनिज्म, इको क्रिटिसिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, है ना। तो स्ट्रक्चरलिज्म में जैसे कौन,
सशोर जो है, फर्डिनांड डी सशोर, उनके बारे में पढ़ना है। जैसे मार्क्सिज्म में मार्क्स की जो थ्योरीज हैं, ठीक है, मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स जो थे वो मार्क्स की जो थ्योरी है ना कैपिटलिज्म, वही उसी के अराउंड में बात करते हैं। फिर अगला टॉपिक जो लास्ट इसका जो है सेक्शन है वो होता है अवेयरनेस ऑफ करंट लिटरेरी ट्रेंड्स, इवेंट्स, अवार्ड्स। तो जितने भी जो ये जीके का है भाई, इसमें तो ज़्यादा आपको है ना, मतलब जो खुद से आप जितना कर पाए कर लेना, नहीं तो मैं तो इस पे है ना एक वीडियो बना लूँगा वैसे तो, कि जो रिसेंट ट्रेंड्स हैं, जैसे ना कि किसको नोबेल मिला है, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, बुकर प्राइज, या फिर साहित्य अकादमी, है ना। और जैसे हम कंपेरेटिव लिटरेचर की बात कर रहे थे ना अभी, ट्रांसलेशन, उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट अगर आपको हेल्प करेगा ना कोई, वो है साहित्य अकादमी, कि उसके अराउंड जितना भी आप जीके पढ़ सकें, कुछ भी पढ़ सकें ना, तो वो। और एक चीज़ और होगी इसमें, कि जब हम बात करेंगे ना कि इस पूरे सिलेबस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, तो एक तो आप क्या करोगे, साहित्य अकादमी के जो एक इसका जो मोटो क्या है इसका, है ना, उसके बारे में हम बात करेंगे। और अब लिटरेरी अवार्ड्स के बारे में तो आप कर ही लोगे। अब मैंने बताया ना कि आपको मैं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा प्रिपेयर कैसे करना है अगर आप खुद से करना चाहो तो आप तो एक तो कोई हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की एक बुक ले लेना आप, या तो आपके पास है या फिर पीडीएफ फॉर्म में एटलीस्ट आपके पास होनी चाहिए। और मैं खुद प्रीफर करता हूँ विलियम जे लॉन्ग या फिर डेविड डेचेस। डेविड डेचेस दो पार्ट्स में है ना, अलग अलग दो वॉल्यूम है और बहुत बड़ा एक टेक्स्ट है, तो अगर आप इस टाइम में ना पढ़ पाओ तो विलियम जे लॉन्ग जरूर पढ़ लेना, ठीक है। और अब बात आती है क्वेश्चंस कैसे करने हैं आपको। तो सीयूटी तो अब है ना, अब चालू हुआ है ना ये रिसेंटली, तो एक तो इसके जो पीवाईक्यूज कर लेना, या मैं खुद करवा दूंगा आपको, ठीक है। फिर डीयू का सिलेबस, डीयू का बैचलर्स का जो सिलेबस है, ये तो हमने करी ना बात की, यहाँ मेजर राइटर्स ये हैं वो है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो बैचलर्स डिग्री का जो सिलेबस है वो आप ध्यान से देख लेना, 90% उसी से पूछा जाता है, ठीक है। फिर जो यूनिवर्सिटीज़ हो गई जैसे BHU, DU, या फिर EFLU, या फिर HCU, तो इनके जो प्रीवियस ईयर्स पेपर CUT होने से पहले जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम ले रही थी ना MA के लिए, उनके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर कर लेना। और नेट के UGC नेट के पिछले 5 साल के 5 ईयर्स के PYQs कर लेना। इतना तो कम से कम है, ठीक है। ये कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं कर रहे होंगे आप, क्योंकि आपका एक डिग्री कोर्स था ये, ठीक है, तो आपने ये सारी चीज़ें पहले से पढ़ी हुई है, कुछ नई चीज़ नहीं है, तो कंपटीशन तो उतना ही रहने वाला है। और अब कल से क्या करेंगे ना कि हर एक टॉपिक पे जैसे हमने बात करी ना, तो वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये वीडियो जब आप देख रहे होंगे ना, अगर आप लेट हो जाएं तो शायद वो वीडियो आ चुका हो अभी तक और आप देखना शुरू करें। और एक खास बात आपको बता दूं कि जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, आप एक पेन पेपर पे क्या करना, प्रैक्टिस करनी है उसकी। सारी जो इवेंट्स हैं, जितने राइटर्स बताऊंगा आपको, जितने लिटरेरी मूवमेंट्स की हम बात करेंगे, तो उनको आपको क्या करना है, एक एक जो टॉपिक है उसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं अपनी लैंग्वेज में, ताकि जो लास्ट मोमेंट में, लास्ट के 5 दिन में आप ना मेरे वीडियो हेल्प कर पाएंगे, ना किसी और का कोई कोर्स आपकी हेल्प कर पाएगा, ना किसी और के नोट्स, तो आप खुद जो नोट्स बनाएंगे, ठीक है, वही काम आने वाले हैं। तो इतना तो आपको समझ आ गया होगा। बाकी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको जल्द से जल्द पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूं खुद से, ताकि ना मुझे कोई मलाल रहे ना आपको, और आपका सिलेक्शन JNU BHU DU जहां आपको जाना हो आप आसानी से एडमिशन ले लें, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो यही ये सिलेबस है, और आगे क्या हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। और अगला वीडियो, जो पहला वीडियो मैं बनाऊंगा इसके ऊपर, वो होगा एंग्लो सेक्शन पीरियड, क्या हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अंदर हम
एंग्लो सेक्सन पीरियड की बात करेंगे। ठीक है, तो इसी से शुरुआत होने वाली है इस कोर्स की। पहला वीडियो होगा एंग्लो सेक्सन पीरियड में। जो पहला वीडियो आएगा ना उसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रो, जो कि पूरा जो इंग्लैंड कैसे बना, मतलब है ना, ब्रिटेन की जो हिस्ट्री है अपनी, वो एंग्लो सेक्शन कैसे आए, क्या हुआ, उसके बारे में। और जो दूसरा वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे उसके लिटरेचर की, जो बियोवुल्फ वगैरह है, कैडमन्स हिम हो गया, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो टेक केयर, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। और कोई डाउट हो, कुछ भी समस्या हो आपको, तो कमेंट सेक्शन खुला है। ठीक है, और